अब हमें ये देखना है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म के साथ साथ उसके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं। कौन कौन से गुणधर्म है रासायनिक और क्या क्या वो होते हैं, हम आज इस वीडियो में आप बताएंगे। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं जो धातुएं होती हैं, जो धातु होती है वो बहुत क्रियाशील होती है, नंबर एक। और उसकी बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 होती है, 1, 2 या 3 होती है। और बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं। और ये धनायन किसी भी अन्य पदार्थों से, हवा से, पानी से, एसिड से क्रिया करके एक बढ़िया सा दूसरा रूप ले लेते हैं। तो ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं की हवा या ऑक्सीजन से क्रिया क्या होती है। अब ध्यान दो, अभी आपने देखा धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। क्यों क्रियाशील होती हैं? इनके बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। और इस इलेक्ट्रॉन्स को, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, याद रखना, किसी तत्व की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost orbit in any element is called free electrons। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके आयन बनाए। कौन सा? धनायन। और ये धनायन इतने क्रियाशील होते हैं कि आसानी से हवा से भी क्रिया कर लेंगे, पानी से भी क्रिया कर लेंगे, एसिड से भी कर लेंगे। अब एक एक करके हम यहाँ पढ़ना है। जब धातुएं हवा से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तो कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब एक वाक्य में याद रखना। क्या याद रखेंगे? जब धातुएं हवा से या ऑक्सीजन बोल लो, जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो उन्हीं धातुओं के, किन धातुओं के? जो धातुएं हवा से क्रिया की है उन्हीं धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं, उन्हीं धातुओं के ऑक्साइडों का निर्माण होता है। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। नंबर 1, यह है सोडियम, एक धातु है। नंबर 2, यह है मैग्नीशियम, धातु है। नंबर 3, यह है कैल्शियम। नंबर 4, यह है कॉपर। 4 धातु हमने लिया है। इससे हमें क्रिया क्या करानी है? ऑक्सीजन की। तो जरा इसमें ये भी देख लेना, आपको ऑक्सीजन की क्रिया के साथ में इसको याद करने में आसान रहेगा। तो पहले सोडियम की अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हमेशा हम O2 लिखेंगे। अगर सिर्फ O लिखते हैं ये तत्व हो जाएगा। हमें क्या लेना है? ऑक्सीजन लेनी है, हवा लेनी है। तो ये हो गया, सोडियम की क्रिया हो गई ऑक्सीजन से। अब आपने क्या देखा परिभाषा में? जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो उन्हीं धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। तो मतलब सोडियम है ना, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब देखना, ये हम लिखेंगे सोडियम Na2O। अब एक बात ये और समझते चलना, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर सोडियम के कितने परमाणु हैं? 1 है। यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन यहां जाके क्या हो रहा है? सोडियम का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया। ऐसा क्यों होता है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। देखिए, सोडियम की वैलेंसी संयोजकता 1 है, कैल्शियम की 2 है। ऐसे में क्या होता है? इनकी वैलेंसी ट्रांसफर होती है। ऐसे मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता को हम सोडियम के साथ लिखेंगे और सोडियम की संयोजकता को ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे। तो हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर O हो गया। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम और भी आ रही है। देखो,
माने अभिक्रिया सही बताई है, समीकरण को सही सही लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो समीकरण आपको दिख रहे हैं ना, ये समीकरण असंतुलित है, इम्बैलेंस है। क्यों इम्बैलेंस है? आप ध्यान दे रहा फिर से। मैंने यहां पर Na के साथ 2O के साथ 1 कर दिया। रीजन क्या था कि क्योंकि इनके जो वैलेंस होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे के साथ में। अब यहां पर ये धातु है, ये अधातु है। धातु की संयोजकता अधातु की साइड में लिखी जाएगी और अधातु की धातु की साइड में। अब इस तरह से अगर कोई भी, अगर आपको वैलेंसी मालूम है, संयोजकता मालूम है, उसका कंपाउंड याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। एग्जाम्पल बताऊं, मुझे लिखना है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम में क्या है, वैलेंसी +3 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है, बराबर है। अब इसका मतलब ये देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड हमें लिखना है AlO, हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड माने एल्युमिनियम रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। अब इसको सही कैसे लिखें? हमें ये पता होना चाहिए एल्युमिनियम की वैलेंसी है कितना, 3 है और ऑक्सीजन की 2 है। तो ऑक्सीजन वाली हम यहां लिखेंगे, एल्युमिनियम की यहां लिखेंगे, तो Al2O3 ये हो गई एल्युमिनियम ऑक्साइड की वैलेंसी। ओके, अच्छा, अब ऐसे यहां पर हमने लिख दिया क्या कि जब सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सोडियम ऑक्साइड नामक यौगिक बनेगा। और सोडियम ऑक्साइड का सूत्र भी यही होता है, 100% करेक्ट है। लेकिन मेरा समीकरण कुछ सही नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अब देखा, यहां यानी कि 2 परमाणु, 2 अणु, यहां पर 1, यहां पर 2। ऑक्सीजन के यहां पर 2 आयतन है, 2 वॉल्यूम है, यहां पर 1। ये गड़बड़ है। तो ठीक है, ये 2 है, हमें यहां भी 2 करना है। अब ध्यान ये देना आप लोग हमेशा कि कभी भी 2 करने के लिए इसके राइट साइड में 2 मत लिख के चले आना, रॉन्ग हो जाएगा, तो सूत्र ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड का जो आयतन का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। तो अगर हम यहां पर 2 लिख के चले आए तो 2:2 हो गया, पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। ऐसा नहीं करना, 2 यहां नहीं करना, तब कैसे करें 2 आखिर? आप सोच रहे होंगे ना कि इसको 2 बनाना है लेकिन हम ये 2 नहीं लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे? हम बताते हैं आपको। ये देखिए, यहां 2 लिख दिए। अब जब यहां पर 2 आपने लिख दी, कभी भी किसी भी परमाणु को बैलेंस करने के लिए अगर आप कुछ लिखना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो यहां पर 2 लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, यहां पर 2 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ये सोडियम जो अभी तक 2 था ना, ये 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो इसलिए यहां भी बैलेंस करो 4। अभी आपका ये इक्वेशन सही हो गया, ध्यान देना इस बात को। तो आपने परिभाषा क्या सीखी है? आपने परिभाषा ये सीखी है कि जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, उन्हीं धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो धातु कौन थी? सोडियम। तो किसका ऑक्साइड बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। तो आपका ये पहला हो गया। चलिए देखते हैं Mg में, Mg+O2, इसमें क्या करें? ये देखिए, इसका भी MgO होगा। अब देखना, यहां हमने Na2O लिखा था, यहां पर MgO क्यों मैं लिख रहा हूं? इसका रीजन है। फिर नियम सुनो, अगर अभिक्रिया होने वाले दोनों तत्वों की वैलेंसी सेम हो तो किसी के बगल में कुछ मत लिखना। अब यहां कैसे है, Mg की +2 है, O की -2 है, दोनों की 2 2, तो हम किसी को नहीं लिखेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। लेकिन बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? यहां कितना O है? 2, यहां 1, तो 2 ऐसे करेंगे। अब ये 2O हो गया, लेकिन Mg भी 2 हो गया। तो इस Mg को बैलेंस करने के लिए आप यहां करेंगे 2Mg+O2 = 2MgO। ठीक है, अब आगे है कैल्शियम, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। अब इसमें भी देखना, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बैलेंस कर लो O को, यहां करोगे हो गया, यहां करोगे हो गया। कॉपर में भी 2 2 होती है, Cu+O2 = CuO, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, यहां कर दिया, यहां कर दिया। इस प्रकार से आपने देखा यहां पर क्या कि जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, हवा से क्रिया करती हैं, उन्हीं धातुओं के ऑक्साइडों का निर्माण होता है।
अब परिभाषा हो गई, यहाँ पे इतने एग्जाम्पल हो गए। अब अपनी आप टेक्स्ट बुक में जाकर के ढेर सारे एग्जाम्पल देख कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि जब भी था। और एक बात आपने तो यहाँ पर पढ़ लिया, धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, उतनी धातु के ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन जब पिछले चैप्टर में जाइए, आपका ये अभिक्रिया कौन सी प्रकार की है, संयोग अभिक्रिया है, याद है, तो संयोग है, क्योंकि यहां पर अभिकारी पदार्थ रिएक्टेंट 2 है, उत्पाद 1 है। और कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीजन यहां पर ग्रहण हो रही है, ऑक्सीजन ली जा रही है, तो ऑक्सीजन लेने क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो अभिक्रिया का प्रकार ये संयोग हो गया और ऑक्सीकरण भी हो गया, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या पढ़ा, धातुओं की हवा से अभिक्रिया होने पे क्या होता है, ठीक है। अब धातुओं की हवा से अभिक्रिया की आपने रासायनिक गुणधर्म तो पढ़ लिया, अभी जो और देखेंगे और में क्या क्या होता है, आगे हमें देखना है, पानी से देखना है, एसिड से देखना है, कैसे कैसे कहां होता है, उसको हम यहां पर अभी आप देखेंगे। यहां पर दूसरा गुणधर्म, धातुओं का पानी से क्रिया होने पर क्या होता है। धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती, जब हवा से क्रिया करती तो क्या बनता है, उन्हीं धातुओं के ऑक्साइड बन जाते हैं। अब पानी से क्रिया होने पे क्या होता है, यहां पर देखेंगे। यहां पे एग्जांपल यहां 2 लिया गया। पहले देखिए, जब धातुएं, पर याद रख लो, जब धातुएं पानी से क्रिया करती हैं उन्हीं धातुओं के क्षार बनते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड बनते हैं, हाइड्रोक्साइड। और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऊष्मा बनती। 3 चीजें, जब भी धातुएं पानी से क्रिया करेंगी तो धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और ऊष्मा निष्कासित होगी। मतलब यह एक प्रकार की ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखना, तो यहां पर आपने देखा ये सोडियम है, सोडियम से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसके बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और क्या निकलेगा, ऊष्मा, हीट निकलेगी। तो ये अभिक्रिया आपकी पूरी हो गई। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी सोडियम पानी से क्रिया करेगा, मतलब सोडियम एक धातु है, धातु पानी से क्रिया करेगा तो उसी सोडियम के धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और साथ साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है, ठीक है। जरा दूसरा देखना, पोटेशियम H2O। अब पोटेशियम बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मा, हीट, ठीक है, ये अभिक्रिया होगी। लेकिन जरा कैल्शियम हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, कैल्शियम बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा लिखेंगे OH ट्वाइस। अब ऐसा देखो क्या लिखा, बता दूं, OH हाइड्रोक्सिल है, इसका वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, इसलिए कैल्शियम की वैलेंसी इसके बगल में, इसकी इसके बगल में, ठीक है, प्लस H2, लेकिन ये ऊष्मा यहां से नदारत है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान देखना, इसमें एक आपका साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम के लिए, वो उत्तर मैं बता रहा हूं। जब कैल्शियम पानी से क्रिया करता है, कैल्शियम पानी से क्रिया करता है, तो ये जो अभिक्रिया की दर होती है, द रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बहुत ही स्लो होता है। मतलब कैल्शियम और पानी के बीच होने वाली अभिक्रिया एक मंद अभिक्रिया है, ठीक है, मंद अभिक्रिया है। और मंद अभिक्रिया होने से इसमें ऊष्मा का निष्कासन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ऊष्मा नहीं निकलती है। तो ये जो हाइड्रोजन बन रहा है ना, हाइड्रोजन गैस, इसके बुलबुले जाकर के कैल्शियम के जो टुकड़ा डाले हैं पानी में, उसके लेयर पर, उसके सरफेस पर जाके चिपक जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और जब बुलबुले उसकी सतह पर स्टोर हो जाएंगे तो वह जो टुकड़ा है वो हल्का हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, और जब हल्का हो जाएगा तो पानी के ऊपर तैरने लगता है। अब वैज्ञानिक प्रश्न क्या बनेगा, साइंटिफिक रीजन क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या कारण है जब कैल्शियम के टुकड़े को पानी में डाला जाता है तो वो जो टुकड़ा है पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसका रीजन मैंने बता दिया, फिर सुन लो। कैल्शियम और पानी के बीच में होने वाली जो क्रिया होती है अत्यंत मंद होती है,
इसलिए उसमें निकलने वाले हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम के टुकड़े के सतह पर चिपक जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इससे होता क्या हो, कैल्शियम का जो टुकड़ा था वो हल्का हो जाता है और हल्का होकर पानी पे आकर तैरने लग जाता है। ये रीजन था, जरा इसको ध्यान से देखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जरा मैंने यहाँ पर देखिए 1 2 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, 3 नीचे दे दिए हैं। क्यों दे दिए हैं? देखो, कुछ धातुएं होती हैं कि जो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती, ये करती हैं ऊपर वाली, ठीक है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, बल्कि पानी की वाष्प से अभिक्रिया करती हैं। तो यह पानी मत देखिए, पानी की वाष्प है। वो धातुएं कौन कौन सी हैं? एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है। जब वाष्प डालेंगे इसमें भी बनेगा क्या? ऑक्साइड बनेगा। ध्यान देना, ये 3 धातुएं ऐसी हैं ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती हैं, बल्कि पानी की वाष्प से करती हैं। और ध्यान देना, वाष्प से, वेपर से क्रिया करने के बाद में ऊपर वाले यौगिकों की तरह, ऊपर वाले धातुओं की तरह यह हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगी, बल्कि ऑक्साइड बनाएंगी। अब एग्जांपल देखना, AlH2O, एल्युमिनियम और पानी, ये क्या बनेगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। कैसे? AlO। ध्यान देना, इसका एग्जांपल कैसे करेंगे? Al की वैलेंसी 3 है, O की 2 है, तो AlO की हम यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। और उसके बाद क्या बनेगा इसमें बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब बैलेंस करके देख सकते हो इसको। बैलेंस करेंगे यहां पर, कैसे करेंगे? यहां पर 2 कर दो, क्यों 2 कर दो, अब यहां पर 2 कर दो, अब बराबर हो गया। देखो कैसे, ठीक है। अब यहां देखो, अगला है आयरन है। आयरन भी पानी, ठंडे पानी से क्रिया नहीं करेगा, पानी के वाष्प से करेगा। क्या बनाएगा? आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। आयरन का ऑक्साइड क्या होता है? Fe2O3, Fe2O3 फिर ऑक्साइड है, प्लस H2O, तो यहां पर 4H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस। फिर जिंक है, इसका जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZnO प्लस H2। तो ये हो गई पानी से अभिक्रिया। पानी से अभिक्रिया मैं एक बात की रिवाइज करता हूं, ध्यान सुनना। जब कोई धातुएं पानी से अभिक्रिया करती हैं तो उन्हीं धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और उष्मा भी निष्कासित होती है। कहां कहां? सोडियम के साथ में, पोटेशियम के साथ में। लेकिन कैल्शियम में उष्मा नहीं निकलती है। क्यों? कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो पानी के साथ में मंद गति से अभिक्रिया करती है, इसलिए इसमें निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो कैल्शियम की सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं। इससे कैल्शियम की सतह, कैल्शियम का टुकड़ा क्या हल्का हो जाता है, पानी तैरने लगता है। वैज्ञानिक कारण का प्रश्न है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती, उसमें एल्युमिनियम है, आयरन है और जस्ता है। ये पानी की वाष्प से क्रिया करेंगी, वेपर से क्रिया करेंगी, और जब पानी की वाष्प क्रिया कराएंगे तो यहां पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेंगे, बल्कि क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई किसकी? किसके साथ में? पानी के साथ में। अब हम बताएंगे धातुएं जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी क्रिया कर सकती हैं और तन सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया कर सकती हैं। ये देखिए HCl से अभिक्रिया, नंबर 1 Na ले लिया प्लस HCl ले लिया, Mg ले लिया प्लस HCl ले लिया, ठीक है। और देखिए इसमें जब धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगी उन्हीं धातुओं के क्लोराइड बनेंगे, उन्हीं धातुओं के। अगर ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसको आप साल्ट बोल सकते हैं, लवण बोल सकते हैं। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है, ठीक है। अब यहां पर एक एक एग्जांपल आप देखते जाइए और देख कर सब एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको यह समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब देखिए आगे,
अब बोर्ड पर लिखे हुए एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होने पे क्या होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। नंबर 1, आप इसको पढ़ें कैसे, सीखें कैसे। जब धातुओं की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो दो चीजें बनती हैं। एक तो उन्हीं धातुओं की क्लोराइड बनेंगे, किन धातुओं जो धातु क्रिया की है। दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब यहाँ पर सोडियम है और HCl है, तो सोडियम की HCl से क्रिया होकर के यहाँ पर देखिए सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना लिए सोडियम क्लोराइड, रमण बन गया, साल्ट बन गया, क्लोराइड बन गया, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाती है। ठीक है, निष्कासित होती है। दूसरा मैग्नीशियम प्लस HCl, अब ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। अब यहां जरा देखना, यहां पर NaCl में कोई डिफर नहीं है, NaCl, लेकिन यहां पर MgCl2 लिखा गया। ये रीजन वही है, Mg की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो इनकी वैलेंसी को एक्सचेंज करके अदल बदल करके यहाँ लिखा गया है। तीसरा है एल्युमिनियम प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, एल्युमिनियम का साल्ट है और हाइड्रोजन गैस है। आयरन प्लस HCl, ये आयरन का लवण है, ठीक है, क्लोराइड है, और ये है हाइड्रोजन गैस। जस्ता और HCl, ये बन गया ZnCl2 प्लस H2। ये आप याद कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आगे जरा देखें। अब इसमें कुछ बातें और हैं, आप बता दूं, उसको ध्यान रखना। आपके एग्जाम में खाली स्थान में सत्य सत्य में जोड़ियां मिलाने में वो आ सकता है। एक तत्व होता है अम्लराज, अम्लराज याद रखना, ये आपके कॉम्पिटिशन में भी मिलता है अम्लराज। अम्लराज होता क्या है, यह एक दो अम्लों का संयोग है। कौन कौन दो अम्ल है, इसमें मिलता है HCl, सांद्र HCl अनुपात है HNO3। ये देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनका अनुपात होता है 3:1, माने 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक रहेगा और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल रहेगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अम्लराज बनाते हैं। इसका काम क्या होता है, यह एक प्रकार का अत्यधिक क्षरणकारी पदार्थ है। क्षरणकारी, आप लोग देखे होंगे जो ज्वेलरी के शॉप वाले होते हैं, गहने वगैरह धोने के लिए इसका उपयोग ज्यादा करके यहाँ पर करते हैं अम्लराज का। ठीक है, तो ये है अम्लराज। अब इसके बाद की वीडियो में और ढेर सारी बातें हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखें, ताकि ये आपका काफी लंबा ना हो। एक एक पार्ट, आपने पहले वीडियो में क्या देखा था, धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, उनका अंतर। आज आपने क्या देखा, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब ये 2 पार्ट आप कंफर्म कर लीजिए, आपके लेसन तैयार हो जाएगा। इसका बचा हुआ हिस्सा हम अगले वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और भरपूर दबा के शेयर करें। ठीक है, अगला वीडियो में फिर आपको दूंगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर साउंड में, वीडियो में, मैटर में, कहीं भी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना न भूलें। ओके, थैंक यू।